Hello everyone. First of all, a big thank you for the 1000 सब्सक्राइबर। अवतार सर और उनकी टीम आप सभी की बहुत आभारी है जो आपने इस महामारी से आपदा को अवसर में बदलने में हमारा सहयोग किया है। मैं दोस्तों आपसे कुछ और बात भी करना चाहता हूं, जैसे कि सबसे पहले जब भी आप वीडियो लेक्चर से पढ़ते हैं तो प्लीज कॉपी और पेन साथ में लेकर रखें। उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो होती हैं उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और उनसे संबंधित जो भी आपको डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन करें। तो अब देर ना करते हुए चलिए हम चलते हैं अपने अगली वीडियो की ओर। भारत और चीन के साथ बिगड़ते संबंधों पर चर्चा करना है। इन बिगड़ते संबंधों पर चर्चा करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि दोनों देश जो पड़ोसी हैं और दोनों देशों के साथ रिश्ते कैसे रहे हैं। तो हमने देखा कि 1962 में चीन के साथ हमारा एक युद्ध हो चुका है और भारत 1947 में आज़ाद हुआ, 1948 में चीन आज़ाद हुआ और आर्थिक रूप से या आर्थिक दौड़ में वो हमसे काफ़ी आगे निकल गया है। भारत ने हमेशा से चीन के साथ अपने पड़ोसी के मैत्रीपूर्ण संबंध रखने का प्रयास किया है, लेकिन ये जो अर्थव्यवस्था की दौड़ होती है, ये जो बहुत कुछ पाने की दौड़ होती है, इस पैसे की दौड़ में आदमी रिश्ते छोड़ जाता है। आपने देखा होगा, अपने व्यवहारिक नज़रिए में भी देखते हो कि जो लोग पैसे की होड़ में लगे रहते हैं ऐसे लोगों के लिए रिश्ते कोई मायने नहीं रखते हैं। आप इसी नज़रिए से आप चीन को देखिए, आप इसी नज़रिए से आप ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को देखिए जो अर्थव्यवस्थाएं तेज़ी से ग्रोथ कर रही हैं या तेज़ी से केवल इसके अलावा पैसे के अलावा कुछ नहीं सोच रही हैं, केवल विकास के अलावा कुछ नहीं सोच रही हैं और उसी दौड़ में लगी हुई हैं। तो रिश्ते उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, चाहे वो रिश्ते पड़ोसी से हों, चाहे वो रिश्ते किसी और से हों। उनके लिए रिश्ते वही महत्वपूर्ण होते हैं जिनसे उन्हें लाभ प्राप्त करना होता है और सबसे पहले वो अपने आर्थिक गतिविधियों को रखते हैं। तो ये बिगड़ती हुई ये आज के जो रिश्ते हैं ये भी एक आर्थिक गतिविधि का ही एक अंग है। जैसा कि अभी बार बार सुनने में आता है कि चीन भारत पर भारी है या भारत चीन पर भारी है, चीन भारत पर आक्रमण कर देगा, भारत चीन युद्ध हो जाएगा तो तीसरा विश्व युद्ध माना जाएगा इसे, क्योंकि पूरा ग्लोब जो मतलब पूरी पृथ्वी है या पृथ्वी के जो देश हैं वो दो भागों में बंटने लगेंगे, कम्युनिस्ट अलग हो जाएंगे, पूंजीवादी अलग हो जाएंगे, कुछ भारत के साथ होंगे, कुछ उनके साथ होंगे। इस प्रकार की जो वार्ता होती है, इस प्रकार की वार्ता को करने से पहले हम उनकी भौगोलिक स्थिति को देखते हैं कि भारत की अपनी भौगोलिक स्थिति क्या है, चीन की अपनी भौगोलिक स्थिति क्या है, किन किन बिंदुओं पर जो है ना चीन हमसे अटैक कर सकता है, किन किन बिंदुओं पर चीन हमसे भारी है, किन किन बिंदुओं पर भारत चीन पर भारी है। आखिर ये विकल्प क्या है, ये जो प्राकृतिक दीवार हिमालय की खड़ी हुई है, इस प्राकृतिक दीवार को तोड़ने के लिए किसको कितना मतलब प्रयास करना पड़ेगा। आप इस बात को समझ सकते हैं कि भारत और चीन के बीच एक हिमालय है। आप देखते हो ना, आप अपने आप से एक मेजर्ड करो, देखो ये युद्ध वैसे युद्ध नहीं है जैसे युद्धों की आप कल्पना कर रहे हैं। जैसे युद्ध मैदानी क्षेत्रों में होते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान के साथ जो युद्ध होगा या मैदानी क्षेत्र जो भी है, तो भारत देखो बहुत प्रोटेक्टेड कंट्रीज है। आप इस बात को मानो, भारत बहुत प्रोटेक्टेड कंट्रीज है और भारत के संदर्भ में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है तीन ओर से भारत समुद्र से घिरा हुआ है। देखो समुद्र से बहुत लंबी और बहुत बड़ी लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जा सकती हैं। लड़ाइयाँ जो लड़ी जा सकती हैं वो दो विकल्प होते हैं, एक तो स्थल खंड से लड़ाई बड़ी लड़ी जा सकती है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थल खंड से होती है। और वर्तमान का जो नज़रिया है, जो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, टेक्नोलॉजी के विकास में जो है ना लड़ाई का जो लड़ने का तरीका है वो एयर पे पहुँच गया है। हवाई जो ताकत है, हवाई ताकत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज के इस युग में। जिसके पास हवाई ताकत ज़्यादा है, देखो परमाणु संपन्न तो सभी भी होते हैं, काफ़ी देश हैं परमाणु संपन्न, तो चीन भी है परमाणु संपन्न, तो हम भी हैं। तो इससे मतलब नहीं होता है कि भाई चीन परमाणु हथियार गिरा देगा या भारत परमाणु हथियार गिरा देगा, ये तो दूर के मामले हैं, ये तो बहुत अंतिम चरण होता है जब कुछ नहीं समझ में आता है। पहले तो आप ये देखिए कि हम प्राकृतिक रूप से हम कैसे घिरे हुए हैं। तो देखो उत्तर में हम जो है ना बाकायदा पूरा हिमालय, बहुत ऊंचा हिमालय है, हिमालय से घिरे हुए हैं, वहाँ से जो है ना हमें कोई मजबूत अटैक नहीं हो सकता हमारे ऊपर, हम भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम कर सकते हैं। अगर भौगोलिक स्थिति को देखते हैं इसकी, तो देखो वहाँ पे हिमालय पे उच्चावच हैं,
मतलब पहले ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय ऐसे चल रहा है उच्चा पथ में, मतलब एक पहाड़ी ऐसे जा रही है और वही पहाड़ी ऐसे जा रही है, इस प्रकार से ऐसे होती चली जा रही है, और जो पहाड़ी ऐसे जा रही है वो पहाड़ी ऐसे ऐसे उतरती जा रही है। तो अगर हम भारत के संदर्भ में देखते हैं तो भारत के संदर्भ में ये बहुत तेजी से तीखा कर्व लिए हुए है, जबकि चीन के संदर्भ में यानी चीन की ओर देखते हैं तो ये कर्व इसका मंद ढाल है, मंद ढाल है। हम उससे अधिकतर पॉइंट पे, अधिकतर बिंदुओं पे हम भारत से ऊंचाई पे हैं, हम मतलब भारत चीन से ऊंचाई पे है अधिकतर पॉइंट पे अगर हम देखते हैं। ये मुद्दा केवल इसी का है, मतलब वो वहाँ तक पहुँच बनाना चाहता है, वो जहाँ तक जो है ना हम तक पहुँचे, बस मैटर इसका है। वहाँ तक सड़कों का निर्माण कर रहा है कि आसानी से वहाँ तक पहुँच जाएं, उन बिंदुओं पे अपने जो है ना कैंप लगा रहा है जिन बिंदुओं पे आसानी से हम पे नज़र रख सके। इन सब चीज़ों की लड़ाई है, कोई वैसी लड़ाई नहीं है, कोई युद्धक लड़ाई नहीं है, क्योंकि युद्धक लड़ाई की तो बहुत कम संभावना है, क्योंकि ये प्राकृतिक दीवार हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट दिए हैं। आप देखो ना, भारत से जब कोई चीज़ ऐसे जा रही है, ऐसे खड़े होके जा रही है और एकदम कर्व नहीं ले रही चीन की तरफ, एकदम चीन की तरफ अगर वो कर्व लेती है तो चीन ज़्यादा प्रोटेक्ट है, वो ऐसे मंद ढाल में कर्व लेके और प्लेटू और टाइबेट तक चली जाती है। तिब्बत का पठार जो है ना इस प्रकार से है, वो बहुत बड़ा दायरा लिए हैं, इसके बाद ऐसी मंद ढाल उठती है और हमारी तरफ कर्व ले लेती है और हम ऊंचाई पे हैं। मतलब अगर हम ऊंचाई पे बैठे हैं तो हम उसके तिब्बत के पठार तक मार कर सकते हैं, यानी उनकी अगर सेना यहाँ तक आ रही तो हम वहाँ तक मार कर सकते हैं, जबकि उन्हें ऊंचाई तक आने में और जैसे ही वो आगे बढ़ेंगे तो उनकी मंद ढाल है, मंद ढाल में उनके सैनिक हमें दिख जाती हैं दूर से कि उनकी सैनिक या बटालियन आ रही है, जबकि हमारे सैनिक उनको नहीं दिख पाएंगे। अगर वो ऊंचे ऊपर भी आ जाएंगे तो हमारे सैनिक जिस हिसाब से ऊपर चढ़ेंगे तो उनको नहीं दिख पाएंगे, क्योंकि हमारा तीखा कर्व है, हमारा तीखा कर्व है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक और तो प्रोटेक्ट हैं हम, अगर वो हवाई हमला करते हैं, अगर हम हिमालय पे और अपने अन्य बिंदुओं पे अगर अपने एंटी मिसाइल जो है ना वो अगर लगा देते हैं तो इस हिमालय पे हमला करने के लिए, देखो ऐसा तो है नहीं कि हिमालय की ऊंचाई आप समझते हैं, हिमालय की अगर सामान्य ऊंचाई भी ले लो आपको, तिब्बत का 4000 मीटर ऊंचा है, तिब्बत का पठारी 4000 मीटर ऊपर है, तो स्वाभाविक है उस पठार को पार करके एक श्रृंखला को पार करना है। तो अगर हम औसत ऊंचाई ले लेते हैं तो लगभग 5500 मीटर ऊंचा, लगभग 5500 मीटर ऊंचा उसकी एक औसत ऊंचाई लेते हैं, तो 5500 मीटर ऊपर उसे अपना प्लेन उड़ाना पड़ेगा, 5500 मीटर ऊपर उसे अपनी मिसाइल उड़ाना पड़ेगी, और इतनी ऊंचाई से मिसाइल उड़ेगी और जब हमारे क्षेत्र में प्रवेश करेगी तो हम ठलुआ तो बैठे नहीं रहेंगे भाई। जो हमारे एंटी मिसाइल है वो तो, जो हमारा रडार है वो तो एक एक पल की नज़र रखता है, एक एक पल पे जो है ना उसे कैच करेगा और एक एक पल पे वो अटैक करने के लिए तैयार है। जैसे ही वो प्रवेश करेगी सीमा क्षेत्र में, देखो सीमा क्षेत्र में प्रवेश करने का उनका उद्देश्य होता है केवल सैन्य बटालियन है, सैन्य कैंपों को तोड़ना और इन व्यवस्थाओं को चरमराना। अगर ऐसा कुछ करते हैं कि वो हमारी जो है ना सैटेलाइट व्यवस्था को चरमराते हैं, तो हमारे पास भी अब हथियार हैं, अमेरिका भी भारत के साथ है, तो इससे तो वो बेफिक्र रहे कि अगर वो ऐसी कोई घटना करता है, ऐसी कोई हरकत करता है, अंतरिक्ष में अगर कोई हरकत करता है तो अंतरिक्ष में उससे ज़्यादा मजबूत हमारी व्यवस्थाएं हैं। क्यों? क्योंकि जो देश हमारे साथ हैं, अमेरिका, जापान जैसे जो देश हमारे साथ हैं, उनकी ताकत चीन से कहीं ज़्यादा है। यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं, अधिकतर देश हमारे साथ हैं, उनकी ताकत तो जो है ना जो चीन से बहुत ज़्यादा हैं, और अगर ये हमारे साथ हैं, अगर इस प्रकार की वो हरकत करता है तो उन्हें अपना भी तो खतरा होगा ना, उनके अपने भी तो सैटेलाइट है, उन्हें अपना खतरा होगा, तो वो स्वाभाविक है चीन के सैटेलाइटों को उड़ा देंगे, तो वो अपने आप में वो मतलब एक तरह से डैमेज हो जाएगा। अगर बात करते हैं कि वो हिमालय से अगर अटैक करेगा तो सबसे पहले तो यही उसे बहुत ऊंची मिसाइल उड़ाना पड़ेगी, और आप खुद सोचो 4000 10,000 मीटर अगर ऊपर वो मिसाइल उड़ाएगा, 10,000 मीटर अगर ऊपर या 12,000 मीटर ऊपर मिसाइल उड़ाएगा, तो 12,000 मीटर को कैलकुलेट करो आप फुट में तो कितना हो जाता है। इतनी ऊंचाई से अगर वो किसी बम को या किसी को फेंकेगा तो उसमें जो पृथ्वी के जो वायुमंडल का फ्रैक्शन होगा वो कितना बर्न होगा, वो कितनी तेजी से बर्न होगा, तो उसकी ब्लास्टिंग का पॉइंट जो है ना वो किस प्रकार का रहेगा। तो इस प्रकार से जो है ना युद्ध तो होने की, वैसे युद्ध होने की संभावना नहीं है, युद्ध हो भी सकता है, लेकिन ये युद्ध एक तरह से छुटपुट घटनाओं टाइप का होगा। और अगर वो सागरीय व्यवस्था से देखता है
अगर वो सागर से आता है, सागर से आने के क्रम में आप देख रहे हैं तो उसे दक्षिण चीन सागर, पीला सागर दक्षिण चीन सागर होता हुआ दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से निकलना पड़ेगा, तब वो इंडियन ओशियन में आ पाएगा। और इंडियन ओशियन में आने से पहले उसे उन लोगों से स्ट्रगल करना पड़ेगा जो उसके ऑलरेडी दुश्मन बने हुए। दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं। वियतनाम का देखो आप, यहाँ पे हांगकांग का देखो उसके अपने, और इसके बाद जो है ना ताइवान का देखो, यहाँ पे म्यांमार की बेल्ट का जो नीचे का क्षेत्र है वहाँ से उसके जापान को देखो, जापान भी बैठा नहीं रहेगा उस समय क्योंकि उसको भी खतरा मंडराएगा, वो भी वहाँ पे अपनी दावेदारी कर रहा है। तो ये समुद्रों की जो लड़ाई है, ये अपने समुद्री क्षेत्रों की जो लड़ाई है, समुद्री क्षेत्रों की और समुद्रों की लड़ाई में चीन ने लगभग सभी लोगों से रिश्ते खराब कर रखे हैं। तो अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है, यहाँ से उसके कोई जहाज आते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, हो सकता है श्रीलंका उसे साथ दे, हो सकता है कि यहाँ पे बांग्लादेश उसे साथ दे, मे बी पॉसिबल है मालदीव उसको साथ दे, मे बी पॉसिबल है पाकिस्तान का कराची बंदरगाह या वो बंदरगाह उसको साथ दें, लेकिन वहाँ तक आने में कितना प्रॉब्लम होगा आप खुद सोचिए ना, वहाँ तक आने में कितना प्रॉब्लम होगा। हमारे पास पूरी एक बेल्ट को पार करना पड़ेगा, अंडमान निकोबार की बेल्ट को पार करेगा तब वो वहाँ तक पहुँच पाएगा, जबकि हमारा जो अपना सागरीय क्षेत्र है वो हमारा सागरीय क्षेत्र काफ़ी विस्तारित है। यहाँ पे जो बाह्य क्षेत्र में जो सभी देशों का जो बाह्य सागर है और बाह्य सागर में सभी देशों का जो एक मतलब अधिकार होता है, उस अधिकार तक पहुँचने के लिए उसे कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो समुद्री रास्ते से भी बहुत आसान नहीं है उसका आना जितना हम वैसे सोचते हैं। हाँ, उसके पास एक विकल्प है, हमारे पास भी मतलब एक विकल्प है लड़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम लड़ जाएंगे उससे, हमारे पास भी वही समस्याएं, हम हिमालय को पार करेंगे। आपको सोचो, एक बैलगाड़ी को लेकर किसी पहाड़िया पे चढ़ सकते हो आप एक कार को लेकर किसी पहाड़िया पे चढ़ सकते। जब एक कार को लेकर आप किसी पहाड़िया पर नहीं चढ़ सकते, हिमालय की कल्पना कैसे कर रहे हो कि तो हिमालय पर चढ़ जाएंगे? हिमालय की हाइट की कल्पना नहीं कर रहे हो। इतना आसान नहीं होता है। जहाज़ों से पहुंचाओगे, जहाज़ों से कितना पहुंचा पाओगे, कितना तुम पहुंचा पाओगे, कितना वो पहुंचा पाएगा। आपको सोचो ना, हथियारों की होड़ नहीं, हाँ उसके पास इतने हथियार हैं, हमारे पास इतने हथियार हैं। हथियार तो हैं, मैदान कहाँ है लड़ने के लिए? हथियार के साथ साथ मैदान भी तो चाहिए। 1962 में जो है ना लड़ाई हुई थी, आपने कहा 1962 में भारत जो है ना पराजय हुई, किसने कह दिया 1962 में भारत पराजित हो गया था? मुझे तो नहीं लगता कि 1962 में भारत पराजित हुआ था। 1962 में तो भारत लड़ा ही नहीं था, क्योंकि चीन ने जिस टुकड़ी के साथ, चीन ने जिस व्यवस्था के साथ युद्ध किया था, उस व्यवस्था को हमारी नष्ट कर दिया था। केवल वही व्यवस्था तो लड़ी थी, जबकि चीन तो पूरी तैयारी करके आया था। और जैसे ही हमारी सैन्य टुकड़ियां वहां पे पहुंची, जैसे ही हमारी व्यवस्था वहां पे पहुंची, तो चीन ने सरेंडर कर दिया। हिंदी चीनी भाई भाई के साथ युद्ध बंद है, युद्ध विराम हो गया, युद्ध विराम हो गया। हमारी सेना तो वास्तव में लड़ी ही नहीं थी। और जब ऐसी व्यवस्थाएं हैं तो इस बात को आप जानते हो कि एक केवल चीन उकसाने वाली बात कर सकता है। देखो, चीन के बॉर्डर पे अब तक जो है ना कोई सैनिक नहीं मारा गया था कि लंबे अरसे से ऐसी कोई वो नहीं हुआ था। हो सकता है एक दो बार पत्थरबाजी हो गई हो, लेकिन ये जो घटना हुई थी, जो ये 20 सैनिक हमारे जो मारे गए, ये जो घटना हुई थी, ये घटना एक नया संकेत देती है। चीन मानसिक रूप से दबाव बनाना चाहता है, चीन आर्थिक रूप से दबाव बनाना चाहता है, चीन अपने जो एशिया क्षेत्र है उसमें अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है, क्योंकि वो एक पोल की ओर जा रहा है, वो ध्रुव की ओर जा रहा है। और उस ध्रुव को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका जो है ना प्रयास कर रहा है। आप खुद सोचिए, चीन के संबंध में अगर हम दूसरी तरफ अगर चीन के नियंत्रित करना, चीन को तोड़ना है, तो सबसे पहले उसको तोड़ने के लिए हमारे पास आर्थिक गतिविधियां हैं। अगर दक्षिण एशिया के अगर देश जो चीन विरोधी है, अगर इन देशों में एक प्रकार से एक नागरिकता जो प्रोसेस है, मतलब यहाँ की जनता में एक भावना जनरेट हो जाए कि हम चीनी प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करेंगे, हम चीनी प्रोडक्ट को इग्नोर करेंगे, हम भारतीय प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, हम अन्य प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, अगर इस प्रकार की भावना आ जाती है तो फिर इसे जो है ना काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। और इसे मानसिक रूप से इसके या राजनीतिक रूप से या आर्थिक दबाव से ही इसे कंट्रोल किया जा सकता है, अन्यथा लड़ने की तो इसमें कोई उम्मीद नहीं है। और प्रत्यक्ष युद्धों की उम्मीद तो नगण्य है। जिस प्रकार से, हाँ, इसके पास एक विकल्प है पाकिस्तान का। हो सकता है पाकिस्तान के रास्ते जो हमारा उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है, ये बेल्ट हमारा खुला हुआ है। पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हो सकता है, पाकिस्तान के साथ जमीनी युद्ध हो सकता है, पाकिस्तान के साथ एयर युद्ध हो सकता है, पाकिस्तान के साथ समुद्री युद्ध हो सकता है। ये बेल्ट हमारा खुला है। ये इस रास्ते से अगर आता है, तो इस रास्ते से अगर चीन आता है, तो इसके लिए हमारे पास दूसरे विकल्प हैं कि जापान चीन से लगा हुआ है, अमेरिका उस पर नज़र रखे हुए है।
और जितने दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं वो सारे के सारे इनका सपोर्ट लेके हम इनको जो है ना चीन में प्रवेश करा सकते हैं, तो चीन दबाव में आ सकता है। इस उत्तर पश्चिम के क्षेत्र के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं, यानी बिना पाकिस्तान की हेल्प के चीन वास्तविक युद्ध नहीं कर सकता है। जो वास्तविक युद्ध की जो परिकल्पना होती है वो नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हिमालय बहुत मजबूत पिलर के रूप में हमारे साथ खड़ा हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डोकलम का मामला था या गलवा घाटी का मामला था या ये मामले हैं, इन मामलों में चीन का जो मुख्य उद्देश्य है कि हाइट पे पहुँचना है, भारत पे नज़र रखना है, इस क्षेत्र पे नज़र रखना है। अगर ऐसा होगा तो उसे आसान होगा, हम पे नज़र रखना आसान होगा, हमको जो है ना इन झड़पों में हराना, बस यही उद्देश्य है। वहाँ तक पहुँच बनाना चाहता है, हम भी अपने प्रयास कर रहे हैं, हम भी अपने जो ना सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, हम भी उस तक पहुंच बना रहे हैं, हम भी अपनी ऊंचाई को बनाए रखना चाहते हैं, हम भी उस पॉइंटों को बनाए रखना चाहते हैं जो पॉइंट हमारे लिए लाभदायक हैं। ऐसा नहीं है हम शांत बैठे हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पब्लिक तक नहीं आ पाती और ना आना चाहिए पब्लिक तक हैं। सरकारें अपना काम करती रहती हैं, सरकारें बाकायदा नज़र बनाए हुए हैं, सरकारें और सैन्य व्यवस्थाएं जो है ना बाकायदा अपनी पहुंच बना रही हैं। अब आप तक नहीं पहुंचता है तो ये अच्छा तो है। क्यों? क्योंकि अगर ये चीज़ें सब आप तक पहुंचने लगेंगी तो आप में ही एक घबराहट होने लगेगी, आप में ही एक प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी कि यार हम तो फंस गए, हम तो ये। आप तो बस केवल सच्चे नागरिक बन के रहो, आप तो केवल बस आदर्शों को, उन फ्रीडम फाइटरों के आदर्शों को सजो के रखो, आप तो केवल उन आदर्शों पर चलो और अब जज्बा पैदा करो। आप कुछ नहीं कर सकते तो इतने ही कर लो कि कम से कम चीनी चीज़ों का उपयोग करें या इसे इग्नोर करें। अब आप कहोगे साहब वो सस्ती होती हैं। देखो सस्ती और महंगी नहीं, एक मानसिकता बदलो। एक भारतीय होने के नाते एक अपने आप में जब तक मानसिकता नहीं बदलोगी, जब तक सरकारें कुछ आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगी, चाहे सरकारें कोई भी हो। सरकारें देखो जिसके लिए करना चाहती हैं, आप ही के लिए करना चाहती हैं ना, तो पहले तो आपको बदलना पड़ेगा। आप अपने आप को बदलो। मैं ये नहीं कहता कि मैं चीनी विरोधी कर रहा हूँ या भी कर रहा हूँ, नहीं। आप कम से कम आप किसी के विरोधी ना हो, आप भारतीय तो हो ना, भारत के प्रति वफादार तो हो ना, भारत के सच्चे नागरिक तो हो। मेरा एक स्टूडेंट था, वो एक कंपनी में काम करता था, जापानीज़ कंपनी थी, तो उसके साथ जो उसके अफसर या अधिकारी वगैरह जो है ना, वो भी अफसर ही ग्रेड पे था, और जो अधिकारी वगैरह उसके बात करते थे जैसे, तो जब भी वो प्रोडक्ट लेते थे अधिकारी भारत के संदर्भ में, भारत में ही जो है ना उसकी कंपनी थी, जब भी वो प्रोडक्ट लेते थे, कोई भी बेसिक नीड की जो चीज़ें लेते थे, तो वो कोशिश करते थे कि जापानीज़ चीज़ें लेते थे, चाहे वो भले ही महंगी हो, चाहे वो उसमें और सस्ती चीज़ मिल रही हो, वो अच्छी क्वालिटी की मिल रही हो। और अगर जापान की चीज़ महंगी है तो वो महंगी चीज़ लेते थे, जापान की ही चीज़ लेते थे। तो उसने कहा कि भाई ये प्रोडक्ट इससे अच्छा है, सस्ता भी है, आप ये क्यों लेते हैं? तो उसने ये कहा है कि अगर मैं ये प्रोडक्ट लूँगा तो इसका जो मैं पे कर रहा हूँ, ये पैसा टैक्सेशन या इसका लाभ जो है ना संबंधित देश को जाएगा। मैं अपने ही देश का प्रोडक्ट लूँगा। यहाँ पर भी देखो, भारत में भी इसका सोचने का नज़रिया देखो कि अगर मैं अपने देश का प्रोडक्ट लूंगा तो इसका जो लाभ का रिजल्ट है वो मेरे वतन को जाएगा। ये चीज आपके अंदर क्यों नहीं है? ये चीज आपके अंदर भी तो होना चाहिए ना। मतलब हमने ये सीखा उन देशों से। आप देखो ना, जापान कितने जल्दी पुनर्निर्माण में आ गया। जापान कितने जल्दी जो है ना वो सुनामी से जो मतलब एक तरह से नष्ट हो गया था, एक बार पुनः 1-2 साल में खड़ा हो गया। क्या आप कभी उम्मीद कर सकते हो? आपकी ताकत, आपकी मेहनत, आपकी लगन उससे आंकी जाती है जब आप किसी आपदा में, या कोई व्यक्ति किसी आपदा में, कोई कम्युनिटी या कोई क्षेत्र किसी आपदा में नष्ट हो जाता है, 1 साल बाद फिर से अपना स्ट्रक्चर खड़ा करके बिल्कुल उसी प्लेटफॉर्म पर तैयार हो जाता है। और ये प्लेटफॉर्म जो मतलब एक तरह से बिना लाभ के जो सोच का नज़रिया होता है, निस्वार्थ भाव का, निस्वार्थ सेवा का जो नज़रिया होता है, उसी नज़रिए से ही ये प्लेटफॉर्म खड़ा हो सकता है। अन्यथा धन और जनबल से ये खड़ा नहीं होता है, जब तक कि उस क्षेत्र में निस्वार्थ भाव शामिल ना हो। तो अगर निस्वार्थ भाव से ये सारे काम होते हैं, इंजीनियर अपना काम करता है, लेबर अपना काम करती है, और बाकी मैकेनिज्म अपना काम करते हैं, उद्योगपति अपना काम करते हैं, सब अपना अपना काम निस्वार्थ भाव से करने लगते हैं, तो एक बार फिर स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। आप तो केवल इतना कीजिए, आप इन राजनीतिक नज़रियों को जो है ना वहीं पे राजनीतिज्ञों के लिए छोड़ दीजिए, सेना के लिए छोड़ दीजिए। आप तो केवल अच्छे नागरिक बनिए। बस अच्छे नागरिक बनने पर ही आपको ये देखना कि आप एक बेहतर देश को अपने मुकाम पर पहुंचा सकते हैं, अपने देश को बेहतर मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी पोजीशन को, तो देखो ये ट्रांस हिमालय है,
ट्रांस हिमालय मतलब सबसे ऊंचा हिमालय है, आप जानते हो। यहाँ पे आपका जो है ना ग्रेट हिमालय है, ये मिडल हिमालय है और ये शिवालिक हिमालय है। ये हिमालय की श्रृंखला एक तो ऐसे चल रही है और दूसरी ये श्रृंखला ऐसे चल रही है, बीच बीच में कर्व है इसके, ऐसे चलते हुए बीच में कर्व है जहाँ से नदियाँ गुजर रही हैं। आप खुद सोचो ना कि जो नदी तिब्बत के पठार से निकल रही है, इसकी हाइट, औसत हाइट जो है ना वो 4000 मीटर है, वो नदी इस 8000 मीटर की पहाड़ी को पार कैसे कर जाएगी? इसका मतलब कहीं ना कहीं 4000 मीटर से नीचे का कर्व है, उस कर्व से यानी उस वो ट्रेंच या उस ट्रेंच जोन से या उससे वो निकल के जो है ना पाकिस्तान की ओर चली जाती है। मैं इंडस की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी जो है ना सतलज की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी जो है ना झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और ये अन्य नदियों की बात कर रहा हूँ। किसी न किसी ट्रेंच से तो निकल के ये जाती होंगी नदियाँ, तो उनसे अगर अपन देखते हैं तो इन हिमालय की स्थितियों में चीन हमसे कहीं भी टक्कर नहीं ले सकता है। जैसे अन्य देशों के साथ हमारे युद्ध हो सकते हैं या अन्य देशों के साथ देशों के युद्ध होते हैं, इस हिसाब से चीन से कोई गुंजाइश नहीं लगती है टक्कर लेने की। हाँ, पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो सकता है, पाकिस्तान और चीन के युद्ध में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन पाकिस्तान वो इतना कमजोर है कि बिना उसे कोई बहुत बड़े सपोर्ट के, बिना कोई बड़े सपोर्ट के जो है ना वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसका भी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। ये लड़ाई अर्थव्यवस्था की है। हो सकता है कि इस लड़ाई में चीनी प्रोडक्ट को, देखो सरकारें एकदम नहीं कह सकती हैं, सरकारों ने जितना करना था वो कर दिया और सरकारें करती रहेंगी कि आप चीन के प्रोडक्ट पे बैन लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया है। देखो सरकार भी WTO से जुड़ी होती है, सरकार भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी होती है, सरकार भी UNO से जुड़ी होती है, सरकार भी अपने बॉन्ड भरती है, सरकारों की भी अपनी ट्रीटियाँ होती हैं। अचानक ऐसे नहीं कर सकते हैं, अचानक हम तोड़ नहीं सकते उन्हें। जैसा कि हम सोच करते हैं कि साहब चीनी प्रोडक्टों को सीमा में प्रवेश ही नहीं करवाओ, ये नहीं करवाओ। देखो हम बहुत सारे बंधन होते हैं हमारे साथ, इन बंधनों को हम एकदम से नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन आप तो बंधित नहीं हो ना, आपकी सोच बंधन में नहीं है ना, आप अपनी सोच को बदलिए। देखो जब कोई प्रोडक्ट आपके मार्केट में पड़ा है तो आप लोगे ही नहीं तो दुकानदार मंगाएगा नहीं, जब दुकानदार मंगाएगा नहीं तो वो देश यहाँ भेजेगा नहीं, फिर उसकी कंपनी का प्रोडक्शन नहीं होगा। अगर आप ओवरऑल नज़रिया से देखो तो इस प्रोडक्ट से हमारा भी जुड़ाव है, हमारा भी वो है, हमारा भी लाभ है, लेकिन एक्चुअल में उसका ज़्यादा लाभ है, उसका बहुत बड़ा लाभ है। वो एक तरह से कैप्चर कर चुका है, उसका आदत है, जिस देश में अभी उसे प्रवेश मिलता है वो मार्केट को एकदम से कैप्चर करता है, क्योंकि उसने अपने प्रारंभ से, आज़ादी के बाद से एक अपनी एक इकोनॉमी को एक क्लोज इकोनॉमी के रूप में डेवलप किया था, और उसके मतलब एक तरह से वो क्लोज इकोनॉमी में डेवलप करके अपने आप को ऊपर उठाया था। मतलब उसने ये किया, ना किसी का इंपोर्ट किया, ना किसी को एक्सपोर्ट किया, एकदम क्लोज इकोनॉमी रखी, जो अपनी चीज़ों, अपने देश की चीज़, अपनी चीज़ें अपने देश के लिए फुलफिल हो गई। जब सब पूरे देश के लिए कंप्लीट हो गए, सबके पास मोबाइल हो गए, सबके पास हर चीज़ हो गई, उसके देश की जो बेसिक आवश्यकताएं थी, जब सब कंप्लीट हो गई, फिर इसके बाद उत्पादन उसका बढ़ता चला गया। एक उत्पादन का एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट लेके उसने फिर अपनी सीमाएं खोल दी, एकदम सीमाएं खोल दी, तो उसका माल एकदम पूरे विश्व में भर्रा गया, एकदम बाढ़ सी आ गई उसके माल की। सस्ता भी बनाता है, सब कुछ करता है, अच्छा भी है, लेकिन अब कौन सा, मतलब बहुत सारे हानिकारक केमिकल हैं उसके, बहुत सारे, उसका डिकम्पोज नहीं होता है, रिसाइकिल नहीं होता है, उसका प्रोडक्ट रिसाइकिल होता है तो फिर उसमें बहुत सारे ऐसे हानिकारक केमिकल हैं जो क्लाइमेट को या जीवन को खतरे में डालते हैं, सब कुछ ऐसा है। लेकिन इसका मतलब हम खुद उसको अगर नहीं यूज़ करते हैं, देखो यूरोप कंट्रीज में जो लोग नहीं यूज़ करते हैं, उसके सस्ता प्रोडक्ट है, नहीं करते यूज़ हैं। बहुत सारे डेवलप कंट्रीज हैं, जो बड़े देश हैं, जो विकसित देश हैं, उन विकसित देशों में उनकी पकड़ नहीं है, उसकी पकड़ केवल गरीब देशों में है, उसकी पकड़ केवल मध्यम देशों में है। अफ्रीका के देशों में आप जाइए, अफ्रीका के देशों में बम्पर उसकी पकड़ बनी हुई है। इस हिसाब से जो है ना, अब हमें सोचना चाहिए कि हमें अपने प्रोडक्ट को जो है ना बढ़ावा देना है, हमें अपने ये लड़ाई केवल किसकी है? आर्थिक लड़ाई है, ये आर्थिक लड़ाई का जोर है। आर्थिक लड़ाई में हमें जो है ना उसे बांधने के लिए यही विकल्प अपनाना पड़ेगा, बाकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हमारे चारों तरफ के जो देश हैं, वो आपके साथ हैं, वो चीन के साथ नहीं है, क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशिया के जितने देश हैं वो चीन के अगेंस्ट हैं। उधर
जापान उसको घेरे हुए है। रूस के साथ भी चीन के बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं, मानते हैं रूस के रिश्ते सबसे अच्छे हैं, लेकिन चीन के साथ बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं। वो तो एक कंपटीशन चलता रहा अमेरिका रूस का, तो उस कंपटीशन में जो है ना वो इंडिया के साथ हुआ तो वो उसके साथ हो गया। इस टाइप से जो राजनीतिक वो प्रक्रिया वो चलती रहती, लेकिन युद्ध के समय कोई तैयार नहीं होता। अपने मोहल्ले से समझ लीजिए, आपके घर में अगर आपके घर की किसी से लड़ाई हो रही है तो भले ही आपके हलवाए हो मोहल्ले वालों से, कई घरों से आपके अच्छे रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन जब लठमारी होने लगती है तो उन घरों का कोई आदमी आपके साथ लठ लेके कुलज्जा लेके नहीं आता है, ना कोई आदमी बंदूक लेके आता है। वो घर से ही कहता रहेगा नहीं भाई साहब हम आपका सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, लेकिन लड़ाई में कोई नहीं आता, क्योंकि उसे पता है कि लड़ाई में अगर पहुंच गए तो मरना है, खोपड़ी फटनी है। हैं तो ऐसे ही होता है जब दो देशों को मतलब पीछे से धक्का तो देते रहेंगे, हाँ हाँ देख लेंगे हम, हो लगे 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 कुछ कुछ देख लेंगे, लेकिन एक्चुअल में जो पोजीशन होती है, एक्चुअल की पोजीशन में क्या होता है कि फ्रंट में कोई नहीं आता है, फ्रंट में तो दोनों पार्टियों को लड़ना पड़ता है। पुलिस तो दोनों पार्टियों को उठा के ले जाती है, मोहल्ले को नहीं ले जाती है, क्योंकि मोहल्ला शामिल नहीं होता है। और इनकेस अगर मोहल्ला शामिल हो जाए तो केस भीड़ में चला जाता, और भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, तो ये मामले रफा दफा हो जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना, चीन भी कोई बहुत कमजोर देश नहीं है, चीन भी एक विकसित अर्थव्यवस्था की ओर जाने वाला देश है। भारत कोई कमजोर देश नहीं है, 1962 का भारत नहीं है, भारत भी विकसित अर्थव्यवस्था की ओर जाने वाला देश है। भारत बहुत मजबूत देश है, और ये दो मजबूत देश आपस में लड़ नहीं सकते हैं। दो मजबूत देश आपस में इतने नीचे नहीं गिर सकते हैं कि जितने नीचे दोनों बर्बाद हो जाए, क्योंकि एक युद्ध अब किसी भी देश को 30 साल पीछे छोड़ देता। आप एक कल्पना करो ना, आप इस कल्पना को करो कि अगर एक बंदूक की गोली 250 रुपए की आती है, इतनी बड़ी होती होगी एक अंगुली के बराबर, 250-300 रुपए की एक गोली आती है, जब युद्ध होता है इतने बड़े बड़े तांबे के गोला हजारों लाखों की संख्या में घलते हैं। 250 रुपये की ये गोली आती तो इतना बड़ा गोला कितने का आता होगा, कैलकुलेट करके देख लेना। और लाखों की संख्या में घलते हैं, निशाने पे घल रहा है कि नहीं घल रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है, कैलकुलेट कर लेना कितना तांबा चाहिए पड़ेगा, कितनी बारूद चाहिए, कितनी मतलब इकोनॉमी में कितना पैसा चाहिए, उसे नहीं पता क्या, तुम्हें नहीं पता क्या है। आपकी अर्थव्यवस्था 3 साल 10 साल की पूरी पूंजी उसमें घुस जाएगी युद्ध में, ये आपको ही पता, उसे ही पता है। जो चीन उभरता हुआ जा रहा है, जो विश्व का ध्रुव बनने की ओर जा रहा है, वो मिट्टी में मिल जाएगा, ये उसे नहीं पता है क्या, ये उसे भी पता है, तुम्हें भी पता है। आपने देखा होगा दो धनपति आदमी नहीं लड़ते हैं, दो पैसे वाले लोगों की जो लड़ाई होती है वो उनकी लड़ाई ट्रेड वार होता है। कीमत कम कर दें, अपना माल खपा दें, अपने माल में राजनीति कर दें, अपना माल दूसरी जगह पहुंचा दें, दूसरे की सीमा में पहुंचा दें, प्रोडक्ट बिकवा दें, कीमत बढ़ा दें, माल को रोक लें, लाभ उठा लें, रेट बढ़ा दें। ये ट्रेड वार तो होता है, लेकिन लठियाई वार नहीं होता है। उन्हें पता है कि अगर हमारा दोनों के साथ एक बार अगर इन एक आध दो अपवाद छोड़ दिए जाएं, उन्हें पता रहता कि लठियाई बार हो जाएगा तो पुलिस आएगी, पुलिस उठा के ले जाएगी, थाने में बैठाल के रखेगी, फिर जेल भेजेगी, मुकदमा होगा, सब कुछ होगा। 1 महीने बाद जमानत होगी तो वकील को पैसा दो, 1 महीने तक दुकान बंद रहेगी, दुकान बंद रहेगी तो कितना वो नुकसान होगा, घर के खर्चे होंगे, फिर वकील को दो, पुलिस को पैसा दो, तमाम प्रकार की हेडकें होती हैं। कितनी हेडकों के बावजूद भी फिर घर आएंगे, फिर प्रतिष्ठान खोलेंगे, 10 दिन तक ग्राहक नहीं आएगा, ग्राहक दूसरी जगह से सौदा ले जाएगा, आधे ग्राहक अब दूसरी जगह जाने लगेंगे, वे कट जाएंगे, उसका कितना नुकसान हो गया। फिर से वो ग्राहक ही तैयार करेगा, फिर नए ग्राहक बनाएगा, लोगों को आकर्षित करेगा, वो कितना पीछे चला गया। एक लड़ाई में वो 1 साल पीछे चला गया। आप एक कल्पना करो, आपके मोहल्ले से 2 देशों की कल्पना करो, तुम्हारे जिन जिन देशों के साथ संबंध हो गए व्यापारिक, जब तुम्हारा वहाँ से माल नहीं आएगा तो वो किसी और को बेचने लगेंगे, कोई और उनसे लेने लगेगा, सस्ता प्रोडक्ट नए नए दुकानदार जो है ना दुकानदारों को तलाशने लगेगा। इसी टाइप से आप देशों को देखो ना, फिर आपको रिश्ते बनाने में कितना टाइम लगेगा। इन रिश्तों के नज़रिए से देखो, नेपाल के साथ तो उसने जो है ना अभी कुछ अच्छे रिश्ते बनाना शुरू किए हैं। हाँ ठीक है, ये राजनीतिक लड़ाई है, ये आर्थिक लड़ाई है, ये चलती रहती हैं। देखो राजनीतिक आर्थिक लड़ाइयों में तो कंपटीशन होता रहता है, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब ये कोई भयग्रस्त वो चीज़ें नहीं है कि नहीं सब ऐसा हो जाएगा तो देशों में लड़ाई हो जाएगी, हम तैयार हैं। तुम काहे के लाने तैयार हो? लठ चलावो तो बात नहीं है। अब बताओ तुम्हें लठ चलाना आता है ढंग से? बताओ एक बार में लठ मारोगे खोपड़िया में गल जाएगा? नहीं गलेगा।
कंधे में घलेगा। कब पता लगा कि तुमने लठ चलाओ बाने नीचे होगा घूम के आओ तुम ये को पड़िया में घलगाओ, तुम काय को उम्मीद कर रहे यार कि हम सेना में जाएंगे उधर लड़ेंगे? उसके लिए ट्रेंड चाहिए, उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। पहले कॉन्फिडेंट जगाओ, फिर इसके बाद जो है ना भारत के सच्चे नागरिक बन के दिखाओ। ये एक बार आप भारत के सच्चे कंपटीटर तो बन नहीं पाए अभी ढंग से कंपटीशन के लिए पढ़ते तो हो नहीं। मुझे पता है कौन कितना पढ़ता है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। पूरा कैलकुलेशन करना, अपनी ईमानदारी से विश्वास करना। तुम 24 घंटे में अगर तुम 10 घंटे मोबाइल देखते हो, 10 घंटे में तुम वास्तविक पढ़ाई के लिए 1 घंटे नहीं देखते हो, ये मेरा चैलेंज है। और अगर तुम वास्तविक पढ़ाई के लिए 1 घंटे तरीके से मोबाइल देखोगे जिससे तुम्हें नॉलेज हो, देखना एक अलग चीज होती है, नॉलेज को नोट करना पड़ता है। नोट करने के लिए तो तुम 1 मिनट भी नहीं देते हो। 24 घंटे की तो बात बहुत दूर है, 5 घंटे की तो बात बहुत दूर है। एक सच्चे कंपटीटर बन के दिखाओ पहले, एक सच्चे नागरिक बन के दिखाओ पहले। जब सच्चे कंपटीटर, सच्चे नागरिक बन जाओगे, फिर इसके बाद देखेंगे कि हमें देश की सुरक्षा कैसे करना है। अभी हमारे पास सेना बहुत है, अभी उनके पास कॉन्फिडेंट बहुत है, अभी हमारे राजनेताओं के पास बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत ताकत है। ये व्यवस्थाएं उनको देखने दीजिए। तुम अपने देश के अंदर की व्यवस्थाओं को संभालो, बाहर की वे देख रहे ना। या तो तुम्हें उन पर भरोसा नहीं है, तुम उन पर भरोसा करो। बहुत ताकतवर लोग हैं वो, बहुत ताकतवर लोग हैं, बहुत अच्छी स्थिति संभाल सकते हैं। हम बहुत संपन्न हैं, बहुत सारे हथियार हैं हमारे पास, बहुत सारी ताकत है हमारे पास, सब कुछ कर लेंगे। तुम केवल अंदर की व्यवस्था संभालो। ये अंदर की व्यवस्था जो डैमेज हो रही है, इसे तुम ऊपर उठाओ, कुछ ना कुछ पर डे कमाओ, कुछ ना कुछ करो जिससे कि 2 पैसे आए तुम्हारे पास अपने। कुछ ऐसा करो जिससे कि बौद्धिक क्षमता तुम्हारी बढ़े, कुछ ऐसा करो नया नजरिया डेवलप हो, कुछ ऐसा करो नए विचार डेवलप हो, कुछ ऐसा करो कि लगे लोगों को, इस समाज को, कि तुमने कुछ किया है। तब आपका देश जो है ना संभलेगा, तब आपका देश कुछ आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि देश को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारे हाथों की ज़रूरत है, तुम्हारे ब्रेन की ज़रूरत है। अपने हाथों, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करो, तब आप देखोगे कि आप आगे निकल गए। दूसरा आगे निकल गया, दूसरा करोड़पति बन गया, तुम क्यों जलते हो यार? तुम क्यों नहीं आगे निकलते हो? तुम आगे निकलना है, तुम आगे निकलना चाहते हो तो अपने आप को ऊपर उठाओ, दूसरे को थोड़ी नीचे गिराना है। अपने आप को ऊपर उठाओ, अपने आप में इतनी मेहनत करो, 24 घंटे मेहनत करो, 24 घंटे उसमें ब्रेन रखो कि मुझे करना, कल क्या करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप उससे बहुत आगे निकल सकते हो। करके तो दिखाओ ना कुछ। तो आज जो है ना, मैंने आपको बताया भारत और चीन के बिगड़ते रिश्ते, ये बिगड़ते रिश्ते आर्थिक रिश्ते हैं, ये बिगड़ते रिश्ते राजनीतिक रिश्ते हैं, ये बिगड़ते रिश्ते युद्धक रिश्ते नहीं है। ना युद्धक की कोई संभावनाएं, ना ऐसी कोई संभावनाएं। इन संभावनाओं से आप बिल्कुल परे होके और बिल्कुल मानसिक रूप से प्रिपेयर हो, अपने रास्ते पे चलो। और अपने अगर रास्ते पे चलते हो और अपने आदर्शों को बनाए रखते हो तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।